नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीआईटी में अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्यूमर्स ऑफ ईसोफेगस। अभी हमारा ईसोफेगस चल रहा है और ट्यूमर्स ऑफ ईसोफेगस हम लोग देखते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन जो मैं इसमें आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ये आपके सर्जरी में भी काम आएगा, पैथोलॉजी में भी काम आएगा, सर्जरी में भी काम आएगा एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी आपको काम आएगा। ठीक है, एंड इससे भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो भी आपके इसमें से क्लियर होंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्यूमर्स ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस के ट्यूमर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली आप ट्यूमर्स जब भी आप बात करते हैं, पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, जब भी हम बेनाइन ट्यूमर की बात करेंगे तो बेनाइन ट्यूमर वो होते हैं जो डेंजरस नहीं होते हैं और इससे लाइफ को कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं और जो लाइफ के लिए बहुत अधिक हार्मफुल होते हैं। यदि किसी को मैलिग्नेंट कैंसर हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी लाइफ डेंजर जोन में है और उसकी डेथ भी होने की संभावना हो सकती है यदि सही टाइम में हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया, प्रिकॉशंस नहीं लिए। ठीक है, तो यदि हम बात करें बेनाइन ट्यूमर ऑफ ईसोफेगस, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से होते हैं जो आपको पता होना चाहिए? पहला होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। ठीक है, GIST। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर पहला होता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर कौन सा वैरायटी है? बेनाइन ट्यूमर है और ये कहाँ का ट्यूमर है? ईसोफेगस का है। दूसरा होता है लियोमायोमास होता है। ठीक है, अगला है फाइब्रोमास होता है एंड लाइपोमा। ठीक है, अब फाइब्रोमा, लाइपोमा एंड लियोमायोमा। ठीक है, ये 4 इम्पॉर्टेंट वैरायटी के क्या होते हैं? बेनाइन ट्यूमर होते हैं ईसोफेगस के। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, लियोमायोमा, फाइब्रोमा एंड लाइपोमा। ठीक, ये आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखना है। अगली हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ जो आपके सर्जरी का जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वहाँ पर भी आपको आता है। इसके अलावा पैथोलॉजी में भी आपको आएगा एंड मेडिसिन में भी आपको ये आ सकता है। ठीक है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस। पहला है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस हम बोलते हैं। तो पहला स्क्वेमस सेल वाला है। ठीक है, ये वेरी कॉमन होता है, वेरी वेरी पहला पॉइंट रखना, वेरी कॉमन होता है, मेल डोमिनेंट होता है। ठीक है, अगली बात करेंगे, ये आप डायग्राम देखते हैं ईसोफेगस, ये डायग्राम है आपका। ठीक है, तो ईसोफेगस का जो है इसको हम 3 पार्ट डिवाइड करते हैं। ये अपर पार्ट हो गया, मिडिल हो गया, ये लोअर हो गया। यदि हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस की बात करेंगे तो ये कॉमन साइट कौन सी होती है? ये होती है अपर और मिडिल थर्ड। अपर और मिडिल थर्ड में, अपर और मिडिल में आपको स्क्वेमस मिलेगा और जो मैं सेकेंड वैरायटी बताने वाला हूँ एडिनो सेल कार्सिनोमा जो है सेकेंड वैरायटी है, वो लोअर पार्ट में मिलता है। तो आपको याद रखना है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस जो है वेरी कॉमन होता है। दूसरा क्या है, ये आपको मेल में मिलता है ज़्यादा कंपेयर टू फीमेल। हम बात करें ये कहाँ मिलेगा आपको? अपर एंड मिडिल थर्ड ऑफ इसोफेगस, यहाँ वाले अपर वाले पार्ट में एंड मिडिल वाले पार्ट में मिलेगा। एंड आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं कि जो रिस्क फैक्टर आपके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की हम बात कर रहे हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में उसके लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर, मतलब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस को प्रोड्यूस करने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं? पहला है आपका एल्कोहल, दूसरा है स्मोकिंग, तीसरा है बटल नट या टोबैको जो लगातार खाते हैं, एक्लेशिया एक कंडीशन होती है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड लास्ट होती है आपका प्लूमर विंसन सिंड्रोम। ठीक है ना, प्लूमर विंसन सिंड्रोम ये भी ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, आपको याद रखना है। तो प्लूमर विंसन सिंड्रोम, एक्लेशिया,
आपका अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया एंड बेटल नट एंड टोबैको लेने वाले, ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एडिनोसेल कार्सिनोमा। सेकेंड वेराइटी, सेकेंड टाइप है एडिनोसेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। पहला स्क्वेमस सेल हो गया जो वेरी कॉमन है, मेल में होता है, अपर पार्ट में और मिडिल पार्ट में बताया मैंने आपको, रिस्क फैक्टर बता दिए। हम बात करते हैं एडिनोसेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस की बात करें तो ये आपको मिलता है लोअर इसोफेगस में। आपको इसोफेगस के 3 पार्ट हैं, हम डिवाइड कर दिया, ये अपर हो गया, ये मिडिल हो गया, ये लोअर वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको मिलता है लोअर वाला पार्ट में, यहाँ मिलता है एडिनोसेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस मिलता है। ये आज के टाइम में हम बात करें, रिसेंट स्टडी से बताया गया है कि ये भी बहुत कॉमन मिलता है, ये भी मिलता है, लेकिन एसोसिएट विद द गट एंड एच पाइलोरी इन्फेक्शन। गट एंड, यदि हम बात करेंगे ईसोफेगस का जो कार्सिनोमा है जो एसोसिएट होता है गट के साथ, एसोसिएट होता है एच पाइलोरी के साथ, इसका मतलब है वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एडिनोसेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस की बात कर रहे हैं, स्क्वेमस की बात नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ पाया जाएगा, लोअर आपके ईसोफेगस में मिलता है। फीमेल और मेल में कॉमनली होता है, मैंने आपको बताया था स्क्वेमस मेल में ज़्यादा है क्योंकि वो अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं। फीमेल और मेल जो है इसमें कॉमनली आपको मिलेगा। आगे बताया था मैंने आपको लोअर 1/3 आपको इसोफेगस में मिलता है। एंड आपको ये मिलेगा किसका रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस कारण से हो सकता है, तो पहला होता है आपका रिफ्लेक्स में आता है GERD। यदि किसी को GERD लंबे समय से होता है, बना रहता है, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो वो एडिनोसेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा बैरेट इसोफेगस की कंडीशन होती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी क्या होती है यदि बनी हुई इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ये बैरेट इसोफेगस फॉर्म हो गया है तो ये भी कन्वर्ट हो सकता है में एडिनोसेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस में कन्वर्ट हो सकता है। ओबेसिटी एंड टोबैको, टोबैको, ओबेसिटी एंड रिफ्लैक्स जो है आपका GERD एंड बैरेट इसोफेगस दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है क्योंकि ये जो इनके बारे में डिटेल और आगे भी देखने वाले हैं, लेकिन इनिशियली मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ कार्सिनोमा, जो हम कार्सिनोमा पढ़ रहे हैं मतलब मैलिग्नेंट कार्सिनोमा की जो पैथोजेनेसिस हम लोग देखेंगे ये आपके पैथोलॉजी वाले पार्ट में आ जाएगा। तो जो पैथोलॉजी है स्क्वेमस सेल एंड एडिनो दोनों की देखें। पहले हम देखते हैं एडिनोसेल कार्सिनोमा की बात करते हैं। ठीक है, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ये आपको कहाँ मिलता है, ये लोअर 1/3 में मिलता है, मेल फीमेल में इक्वली होता है। ठीक है, कॉमनली किस कारण से हो सकता है, GERD हो या बैरेट इसोफेगस हो, टोबैको ले रहा हो, उन लोगों में कॉमनली आपको ये मिल सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कि जो इसोफेजियल जो एडिनो कार्सिनोमा जो है ये क्या है, इसकी जो पैथोजेनेसिस है, रियल पैथोजेनेसिस कैसी होती है अननोन है, लेकिन सम हाइपोथेसिस है, सम परसेप्शंस होते हैं जो हमको बताता है, जो हमें गाइड करता है कि एडिनोसेल कार्सिनोमा इस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर एडिनोसेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस कैसे प्रोड्यूस हुआ है, कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन सी पैथोलॉजी होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, लेकिन जनरली अननोन कॉज है, अननोन पैथोलॉजी है, अननोन पैथोजेनेसिस है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस हैं, कुछ आपकी परसेप्शंस हैं जिसमें बताया गया है। तो पहला बताया गया है कि जेनेटिक एंड इपीजेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं, जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं यदि उनकी कुछ पुरानी पीढ़ियों में होगा वहाँ से जेनेटिक फैक्टर्स या एपिजेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे ये क्या होता है यदि किसी को बैरेट इसोफेगस मैंने बताया था आपको, या लंबे समय से GERD होगा, उन लोगों में उनका बैकग्राउंड होता है बैरेट इसोफेगस का, उनको लंबे समय से बैकग्राउंड होता है GERD का, तो उसमें क्या होता है एपिथेलियल सेल्स में बदलाव आता है और एग्जैक्टली उनमें एपिथेलियल कोलन सेल फॉर्म होती है, एपिथेलियल कोलन सेल फॉर्म होती है। यदि किसी को बैरेट इसोफेगस होगा, यदि किसी को GERD होगा तो ईसोफेगस की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, कौन सी, जो लोअर ईसोफेगस की जो एपिथेलियल सेल्स हैं
उसमें वो जो एपिथेलियल सेल्स कैसी जाएंगी, एपिथेलियल कोलन सेल्स फॉर्म कर लेंगी। और ये जो एपिथेलियल कोलन सेल्स बन जाती हैं किस कारण से बनती हैं, बेसिटोफेगस में बनती हैं और जीईआरडी के कारण या जीईआरडी में बनती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, नॉन डिस्प्लास्टिक होती हैं और ये मेटाप्लेसिया वाली सेल होती है। इनिशियली ये मेटाप्लेसिया वाली सेल होती हैं और नॉन डिस्प्लास्टिक वाली सेल होती हैं। ठीक है, यदि इफ ये जो कोलन सेल है लगातार परसिस्ट करती हैं, मतलब लगातार आपको जीआरडी रहेगा, लगातार आपको बेरेटिसोफेगस बना रहेगा, तो जो कोलन सेल हैं लगातार बनी रहेंगी। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए होंगी। तो ये तो जनरली कैसी होती हैं, नॉन डिस्प्लास्टिक होती हैं एंड मेटाप्लेसिक या मेटाप्लेसिया, इनिशियली मेटाप्लेसिया स्टेज में होती हैं। लेकिन यदि लगातार जीआरडी रहेगा, जब लगातार बैड इसोफेगस की कंडीशन रहेगी आपकी इसोफेगस में, तो वहाँ पर लगातार कोलन सेल बनी रहेगी। और ये जो कोलन सेल्स होती हैं, एपिथेलियल कोलन सेल्स होती हैं, इसमें म्यूटेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है। और ये म्यूटेशन जो होता है फाइनली फॉर्म करता है डिस्प्लेसिया। और जब डिस्प्लेसिया हो जाता है वहाँ की कोलन सेल में, तो क्या हो जाएगा, फाइनली कार्सिनोमा बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से आपको याद रखना है, बेरेटिसोफेगस है, जीईआरडी है, जिस कारण से लगातार वहाँ पर एपिथेलियल सेल में बदलाव आ रहा है, एपिथेलियल कोलन सेल फॉर्म हो रही हैं। लेकिन इनिशियली कैसी होती हैं, वो इनिशियली क्या होंगी, वो नॉन डिस्प्लेसिया कंडीशन या डिस्प्लास्टिक सेल्स होती हैं, लेकिन लगातार बनी रहेंगी। म्यूटेशन होगा, डिस्प्लेसिया हो जाएगा एंड कार्सिनोमा आपको बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो है इंपॉर्टेंट जो कॉज है आपको याद रखना है या पैथोजेनेसिस याद रखनी है। थर्ड हम बात करेंगे TP53 रेगुलेटर जीन। TP53 रेगुलेटर जीन पाया जाता है। यदि इस रेगुलेटर जीन में TP53 एग्जाम में आता है, TP53 जीन जो रेगुलेटर जीन इसमें म्यूटेशन हो जाएगा, तो कौन सा आपको कार्सिनोमा होगा, एडिनोसेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस होगा। ठीक है, इफ ये आपका इसमें आपका जो ये जो जीन है इसमें क्या आ जाए, म्यूटेशन आ जाए या क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी आ जाए और लगातार यहाँ पर रेगुलर इंजुरी या इन्फ्लेमेशन बनी रहेगी, तो इस कारण से भी क्या होगा, इस जीन में बदलाव आ जाएगा, इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा और फाइनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, कार्सिनोमा के लिए होगा। तो हमने देखा 3 इंपॉर्टेंट कॉज हैं और उसकी पैथोलॉजी हमने देखी। जेनेटिक कॉज EIP जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। दूसरा आपका बेरेटिसोफेगस या GERD होगा, जिसमें आपकी म्यूटेशन हो जाएगा, लंबे समय तक रहेगा तो डिस्प्लास्टिक सेल बन जाएगी। और लास्ट हमने देखा आपका TP53 जीन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये जो मॉर्फोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कोई पेशेंट है आपके पास आया है, इस जनरली ये मुझे आपको आखिरी में बताना चाहिए, लेकिन मैं भी आपको यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि ये पैथोलॉजी में भी यहाँ से कवर हो जाएगा। पैथोलॉजी में होता है ना आपका कि आपको जो ग्रॉस पैथोलॉजी बतानी होती है एंड आपको माइक्रोस्कोपी बतानी होती है, वो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये जनरली आपको कब मालूम, जैसे कि आपको याद रखना है कि कोई पेशेंट आपके पास आया है और हमने डायग्नोसिस कर ली कि उसको क्या है, एडिनोसेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस है। ठीक है, तो हमने की और यहाँ से बायोप्सी कराई और बायोप्सी कराने के बाद हमने उसकी हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं। और जब हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं तो हम वहाँ क्या करते हैं, सेल को 2 तरीके से देखते हैं। एक बार देखते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप और एक देखते हैं माइक्रोस्कोपिक देखते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप देखते हैं या माइक्रोस्कोप के साथ हम लोग देखते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसमें भी हमको अर्ली स्टेज और लेट स्टेज में हमको मिल सकता है। ठीक है ना, तो जब बायोप्सी हम कराते हैं, जब आप पैथोलॉजी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी में जो आप जब आप मॉर्फोलॉजिकल या जो सेल की जो मॉर्फोलॉजी देखते हैं वो आपकी एग्जैक्टली कहाँ में दिखती है, वो आपको दिखती है बायोप्सी में दिखती है। हम जब बायोप्सी कराएंगे तो उसमें हिस्टोपैथोलॉजी होगा, तो हम देखते हैं तो एडिनोसेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस की जब हम बायोप्सी कराएंगे, ठीक है, तो उसमें हमको क्या मिलेगा, एडिनोसेल होगा। तो जनरली वो कहाँ मिलेगा, वो आपको जब आपका देखोगे तो डिस्टल 1/3 ऑफ इसोफेगस, मतलब आपको बताया था मैंने इस वाले एरिया में मिलेगा, बताया था मैंने आपको वहाँ मिलेगा। हमेशा क्या होगा, गैस्ट्रोकार्डियक होगा। गैस्ट्रोकार्डियक मतलब ये गैस्ट्रोकार्डियक एंड भी कहलाता है आपका, गैस्ट्रोकार्डियक एंड भी कहलाता है, यहाँ पर मिलेगा। तो एसोसिएट कैसा होगा, गैस्ट्रोकार्डियक होगा आपका। ठीक है, इसके अलावा लीजन की बात है, इसमें जो लीजन मिलेंगे तो जो अर्ली लीजन कैसे होंगे आपके
फ्लैट होंगे, राइज्ड होंगे, पैच, जिसके पैच होंगे कैसे होंगे, फ्लैट होंगे और राइज्ड पैच होंगे। इसमें जो अर्ली हमको जो लीजन मिलेगा वो पैच के फॉर्म में मिलेगा। अर्ली लीजन कैसा मिलेगा, पैच फॉर्म में। वो पैच कैसा होगा, फ्लैट होगा और राइज होगा। लेकिन बाद में हम देखेंगे तो कैसा होगा, ये लार्ज, ठीक है, एक्सोफाइटिक मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। आपको इनिशियल स्टेज होगी, अर्ली स्टेज होगी, तो आपको कैसा मिलेगा लीजन वहाँ पर, पैच के रूप में मिलेगा। वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, राइज होगा। लेकिन यदि लेट आपकी डायग्नोसिस होती है और यदि आपको लार्ज एक्सोफाइटिक मास दिखता है तो आपको याद रखना है ये क्या है, लेट हो चुके हैं। मतलब वहाँ पर जो कैंसर है या जो आपकी ग्रोथ है वो ज़्यादा हो चुकी है। लार्ज एक्सोफाइटिक मास मिलेगा, इनफिल्ट्रेट डिफ्यूजन मिलेगा आपको, एंड अल्सरेशन मिलेगा और इन्वेड डीपली। और वो जो अल्सर है वो कैसा होगा, डीपली आपको इन्वेड मिलेगा। ठीक है, तो लार्ज एक्सोफाइटिक मास मिलेंगे, इनफिल्ट्रेट वहाँ पर डिफ्यूजन मिलेगा आपको, अल्सरेशन मिलेगा आपको, एंड इन्वेड होगा डीपली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमने किसका देख रहे हैं, एडिनो सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हमको वहाँ मिलता है म्यूसिन बहुत अधिक मात्रा में, और वहाँ पर ग्लैंड्स फॉर्म हो जाती हैं, म्यूसिन फॉर्म करने वाली ग्लैंड्स फॉर्म हो जाती हैं। तो म्यूसिन अधिक मात्रा में मिलेगा, एंड हमको क्या मिलेगा वहाँ पर, ग्लैंड्स मिलेंगी। माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं तो म्यूसिन एंड ग्लैंड्स आपको मिलेगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से आता है। ठीक है,